Hello everyone, I'm Bhavna Sania and I'm back with a new video for class 10th एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें एसएसटी का पेपर कैसे सॉल्व करना है। तो मैं ये आपके लिए हैंड रिटन पेपर लेके आई हूँ जिससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि हमें कैसे पेपर सॉल्व करना है, कितने पॉइंटर्स लिखने हैं, कितने पेजेस भरने हैं, किस क्वेश्चन में कितना पेज लिखना है, कितनी लाइंस लिखनी है, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, क्या चीज़ें अंडरलाइन करनी है, क्या चीज़ें नहीं अंडरलाइन करनी। तो ये सब हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। और इसके साथ मैं ये सैम्पल पेपर भी पूरा आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी तो सो दैट आपका एक सैम्पल पेपर एसएसटी का बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब ये स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ एंड उन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुन लो, उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो कि भाई सबसे पहले आपने ब्लू पेन यूज करना है। द फर्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू यूज ओनली ब्लू पेन इन बोर्ड्स। क्लियर, सिर्फ ब्लू पेन यूज करना है। एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि नो ब्लैक पेन इज अलाउड। ठीक है, नो ब्लैक पेन इज अलाउड, नो हाइलाइटर इज अलाउड। ना हाइलाइटर यूज करना है ना ब्लैक पेन यूज करना है टू अंडरलाइन। ठीक है, थर्ड, इफ यू वांट टू अंडरलाइन एनीथिंग यूज पेंसिल। इफ यू वांट टू अंडरलाइन एनीथिंग यूज पेंसिल। ठीक है, एंड एक और चीज पेन बोलूंगी, जो ब्लू पेन यूज करोगे वो बॉल पेन यूज करना। क्यों बॉल पेन यूज करना? क्योंकि बाय एनी चांस अगर आपकी शीट पे पानी गिर जाता है चेकर से, या फिर जहाँ पेपर लेके जाया जा रहा है जहां तक गलती से आपकी शीट पे पानी गिर जाता है, ताकि आपकी जो इंक है वो फेड आउट ना हो। ठीक है, जो आपने पेपर अटेम्प्ट किया उसकी इंक फेड आउट ना हो, तो इस वजह से हमें ब्लू पेन यूज करना है और बॉल पेन यूज करना है, ताकि अगर उसमें गलती से पानी भी गिर जाए, चाहे किसी से भी गिरे, वो इंक फेड आउट ना हो। ठीक है, समझ आया? नो ब्लैक पेन इज अलाउड, नो हाइलाइटर इज अलाउड। ठीक है, यू हैव टू अंडरलाइन, यू हैव टू यूज पेंसिल। ठीक है, उसके बाद ऑलवेज चेक क्वेश्चन नंबर। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर आपने चेक करना है ऑलवेज। अगर और क्वेश्चन नंबर उल्टा सीधा हुआ तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अभी मैंने जो सैम्पल पेपर सॉल्व किया उसमें भी मैंने एक जगह इंटेंशनली क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। एक क्वेश्चन जो 36 था वो मैंने 35 में कर दिया और 35 वाला 36 में कर दिया, ऐसा किया है मैंने। ठीक है, सो दैट मैं आपको ये समझा सकूं कि अगर आप क्वेश्चन नंबर उल्टे लिख दोगे तो चाहे आपका आंसर पूरा का पूरा सही क्यों ना हो, यू विल गेट 0 मार्क्स। ठीक है, आपको 0 के 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने जब भी न्यू सेक्शन शुरू करना है, न्यू पेज से करना है, प्लीज टर्न ओवर पीटीओ लिखना है। अगर आपका लास्ट पेज तक, सिर्फ लास्ट पेज पे हम पीटीओ नहीं लिखते। ठीक है, बाकी सारे शीट्स पे हम पीटीओ लिखते हैं ताकि टीचर को पता लगे कि अभी पेपर खत्म नहीं हुआ। बाय चांस आपकी एक्स्ट्रा शीट लूज आउट होके कहीं गिर गई, गुम हो गई, तो टीचर को पता होना चाहिए कि इस बच्चे ने अटेम्प्ट किया था, वो शीट गुम हो गई है। तो पीटीओ का मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर। ठीक है, समझ आया क्या मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर? बस ये लास्ट शीट पे नहीं लिखते हम, बाकी सारी शीट पे लिखते हैं, क्योंकि लास्ट शीट के आगे टर्न करके क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, समझ आया? तो ये पॉइंट्स आप जरूर ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं मैंने कितना अच्छे से अटेम्प्ट किया है, कितना सुंदर अटेम्प्ट किया है, एम्पल स्पेस है। ठीक है, अब आप ये चीज ध्यान से देखो कि भाई सबसे पहले आपको पता है कि एमसीक्यू है। सबसे पहले एमसीक्यूज होंगे, शुरू होंगे क्वेश्चन 1। जैसे क्वेश्चन 1 का बी पार्ट आंसर था तो मैंने लिखा है प्रॉपर, क्वेश्चन 1 का बी पार्ट है और उसको पूरा लिखा है। क्वेश्चन 2 का ए पार्ट है उसको पूरा लिखा है। क्वेश्चन 3 का ए पार्ट है उसको लिखा है। 4 का भी, 5 का भी, 6, 7, 8, 9, 10, देख रहे हो सब बहुत ढंग से लिखा है। तो आपने भी ऐसे लिखना है हर क्वेश्चन के बाद। ठीक है, एमसीक्यू में हर क्वेश्चन के बाद कैन यू सी कि मैंने एक एक लाइन छोड़ रखी है। समझ आया? एक एक लाइन छोड़ रखी है मैंने। तो बिल्कुल ऐसे ही आपने अटेम्प्ट करना है। तो जब आप सेक्शन ए अटेम्प्ट करोगे ना, मेक श्योर दैट यू अंडरलाइन दिस सेक्शन ए। और आपने किससे अंडरलाइन करना है? पेंसिल से अंडरलाइन करना है। किससे? पेंसिल से। ना ब्लैक पेन यूज करना है, ना हाइलाइटर यूज करना है, ना ब्लू पेन से अंडरलाइन करना है। क्लियर? अब हम इनके क्वेश्चंस देखते हैं, सो दैट फिर आपको दोबारा मैं आंसर शीट दिखाऊंगी। ठीक है, एक बार हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए। तो क्वेश्चंस देखने से पहले अब हम इसका जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन समझना बहुत जरूरी है। आपको पता है 3 घंटे का पेपर है, 80 मार्क्स का पेपर है। तो क्वेश्चन पेपर में कितने सेक्शंस है? 5 सेक्शन है, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, ए बी सी डी एंड
ई। क्लियर? इसके अलावा एक सेक्शन आपका एफ भी है, तो यहाँ पे एक चीज गलत लिखी हुई है, तो टोटल 6 सेक्शंस है एंड ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, 37 क्वेश्चंस है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस करने कंपल्सरी है। ऑब्वियसली जो और पार्ट वाले उसमें से कोई एक ही करोगे, बाकी 37 के 37 आपने अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन 1 to 20 एमसीक्यूज है, 1 मार्क के हैं, सेक्शन ए। अब सेक्शन बी की बात करूं, 21 to 24 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, सेक्शन सी की बात करें तो 25 to 29 अगेन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट है, तो ये 3 मार्क्स के हैं। सेक्शन डी जो है आपका 30 to 33, ये सारे के सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन जो सेक्शन ई है वो केस स्टडीज है, 34 to 36, और ये जो केस स्टडीज है वो 4 मार्क की है, एक केस स्टडी 4 मार्क की है, तो 3 केस स्टडी, तीनों की तीनों 4 मार्क्स की हो गई। सेक्शन 7 जो सेक्शन एफ जो है, इसमें 37 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, पूरा मैप वर्क है, और क्या मैप वर्क के कितने मार्क्स होते हैं, 5 मार्क्स। ठीक है, तो मैप वर्क का जो ए पार्ट है, 37 का ए पार्ट जो है इट इज फ्रॉम हिस्ट्री जो कि 2 मार्क्स का है, और 37 बी फ्रॉम ज्योग्राफी जो कि 3 मार्क्स का है। ठीक है, ओवरऑल चॉइसेस नहीं है क्वेश्चन पेपर में, तो आपको इंटरनल चॉइसेस दी हुई है फ्यू क्वेश्चंस में, ओवरऑल चॉइसेस नहीं है कि आप कोई भी क्वेश्चन कर लो, ऐसा नहीं है, आपको इंटरनल चॉइस दी हुई है इन फ्यू क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 35 में 2 पार्ट्स दे दिए और करके, तो आपने एक अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सो ओनली वन ऑफ द चॉइसेस इन सच क्वेश्चंस हैव टू बी अटेम्प्टेड, उनमें से एक ही अटेम्प्ट करना है। And in addition to this, separate instructions are given with each section, जहाँ पे नेसेसरी है हर एक सेक्शन का एक सेपरेट जनरल इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, तो उसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, समझ आया? बहुत इजी था। अब हम शुरू करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए आपको पता लग गया, एमसीक्यू है, 20 क्वेश्चन है, सारे के सारे 1 मार्क के हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाइज दिस इमेज। अब ये सिग्निफाई क्या कर रहा है, ये इमेज आपकी हिस्ट्री की बुक में बनी हुई है। ठीक है, अब ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, देखो मैंने प्रॉपर आंसर शीट में भी अटेम्प्ट किया हुआ है कि ये क्या सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, इट इज बी पार्ट, अ मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, क्या सिग्निफाई कर रहा है कि मैप जो सेलिब्रेट कर रहा है अपना ब्रिटिश एम्पायर। यहाँ पे एक ब्रिटिश बना हुआ है, उन्होंने क्राउन पहना हुआ है, यहाँ पे द ब्रिटानिया लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप ढंग से इमेज देखो, इसमें ढंग से नहीं दिख रही, अगर आप उसमें ढंग से देखोगे तो आपको दिख जाएगी। तो इसमें क्या है, अ मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। स्वराज पार्टी क्यों बनी थी, फिर आपको वो बताना है। ए, स्वराज पार्टी वांटेड मेंबर्स ऑफ कांग्रेस टू रिटर्न टू काउंसिल, काउंसिल ऑप्शन, यहाँ पे स्वराई नहीं है, यहाँ पे स्वराज है। इट वांटेड मेंबर्स ऑफ कांग्रेस टू आस्क फॉर पूर्ण स्वराज for Indians. C, it wanted members of Congress to ask dominant state for India, and D, it wanted members of Congress to oppose Simon Commission. तो क्वेश्चन 2 का आंसर है ए पार्ट, स्वराज पार्टी wanted members of Congress to return to council politics। ये देखो, तो इसका आंसर है ए पार्ट, और मैंने प्रॉपरली लिखा है क्वेश्चन 2 का ए पार्ट, स्वराज पार्टी wanted members of Congress to return to council politics। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, स्टेट आर प्रोवाइडेड विद अनलिमिटेड फाइनेंशियल पावर्स। क्या स्टेट को अनलिमिटेड फाइनेंशियल पावर्स मिली हुई है, या फिर स्टेट आर डिपेंडेंट फॉर रेवेन्यू ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट आर डिपेंडेंट ऑन रेवेन्यू फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। नो, फर्स्ट भी गलत है, थर्ड भी, सेकंड भी गलत है। थर्ड, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ये भी गलत है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। एंड फोर्थ, the source of revenue for each level of government are clearly specified in the Constitution of India to ensure its financial autonomy. So this is absolutely correct कि किसको कहाँ से पैसा आएगा, किस level of government को कहाँ से पैसा आएगा, it is clearly mentioned in the Constitution of India to make sure कि financial autonomy बनी रहे। तो fourth is correct, तो इसका A part है, only fourth is correct. Clear? Arrange the following in correct sequence of old tradition of handwritten manuscript. तो इसको आपने handwritten manuscript में बताना है कि सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज आई थी। सबसे पहले संस्कृत आई थी, फिर अरेबिक आई थी, फिर पर्सियन आई थी, फिर वर्नाकुलर लैंग्वेज आई थी। सो इट इज 4 3 2 1, तो ये हो गया आपका डी पार्ट, 4 3 2 1। सो कैन यू सी दिस? अब मैं आपको इसका आंसर शीट दिखाती हूँ, तो मैंने प्रॉपर्ली मेंशन किया, क्वेश्चन थर्ड का ए पार्ट है ओनली 4, और क्वेश्चन फोर्थ का डी पार्ट है 4 3 2 1। ठीक है, समझ आया? अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ यहाँ पे।
फिल द टेबल विद द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आपने टेबल फिल करना है, ठीक है। अगर ब्लैक सॉइल की बात करूं तो इसमें हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और कौन सी क्रॉप शो होती है, टी और कॉफी शो होती है, नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत है। ए में कॉटन शो होती है, यस कॉटन शो होती है। सी टी और कॉफी शो होती है, नहीं। डी ए कॉटन, तो बी या डी में से करेक्ट आंसर है, क्योंकि ए तो हमारा कॉटन ही है। तो बी या डी में से करेक्ट आंसर है। आप कौन सा कैसे करेक्ट आंसर हुआ बी और डी, क्योंकि कॉटन है। अब बी और डी में से कोई एक करेक्ट होगा, डिपेंड्स अपॉन बी का क्या आंसर है। शुगर केन, पैडी और वीट ग्रो होती है, बहुत ही फर्टाइल है, कंटेन पोटैश, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम। तो ये कौन से सॉइल की बात की गई है, ये एलुवियल सॉइल की बात की हुई है। तो ए कॉटन, बी एलुवियल सॉइल, इसका डी पार्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। इसका डी पार्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड आई विल शो यू इन द आंसर शीट। देखो मैंने क्वेश्चन फिफ्थ, डी पार्ट ए कॉटन बी एलुवियल सॉइल बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, समझ आया। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए बार्ले, बार्ले का क्या है, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विद पुअर सॉइल, नहीं। कूल क्लाइमेट विद पुअर सॉइल, तो ए का हम मार्क कर रहे हैं 2। ए का क्या मार्क कर रहे हैं हम 2, ए का हमने मार्क किया 2। राइस का हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विद पुअर सॉइल, नहीं। वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विद हाई ऑल्टीट्यूड, नहीं। मिलेट्स का हॉट एंड राइस का हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विद रिच सॉइल, करेक्ट। तो हमने बी का मार्क किया है 4, बी का क्या मार्क किया है 4। मिलेट्स का पहला वाला ही है, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विद पुअर सॉइल, तो सी का 1 हो गया एंड ऑटोमेटिकली डी का 3 हो गया। तो ये हो गया ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। तो ये हो गया आपका ए पार्ट, क्लियर। तो एक बार आंसर शीट में देखते हैं कि हमने इसको कैसे अटेम्प्ट किया है। इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ए पार्ट, ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन 7 की, ठीक है। क्वेश्चन 7 की बात करते हैं, प्रूडेंशियल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग स्ट्रेस ऑन द फैक्ट दैट। अब प्रूडेंशियल रीजन में कौन कौन सा फैक्ट आता है, इट इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर, यस पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी बनी रहती है। इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, यस सोशल ग्रुप के बीच में कन्फ्लिक्ट खत्म होता है। इट गिव्स फेयर शेयर टू माइनॉरिटी, यस। इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये मॉरल रीजन है, ये प्रूडेंशियल रीजन नहीं है। तो ए बी एंड सी तीनों प्रूडेंशियल रीजन है, तो ए बी एंड सी हो गया आपका डी पार्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के जो फाउंडर है वो है कांशीराम, ठीक है। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ लेजिस्लेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात हो रही है तो यूनियन गवर्नमेंट संभालती है, तो ये बेसिकली आपकी हो गई यूनियन लिस्ट, इसी से हमें पता लगता है। यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री की में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखता है, तो अगेन यूनियन लिस्ट। यूनियन गवर्नमेंट के पास ही पावर है टू मेक लॉज ऑन लॉज रिलेटेड टू दीज सब्जेक्ट, सो अगेन यूनियन लिस्ट। बैंकिंग, डिफेंस, कम्युनिकेशन सब इस लिस्ट में आते हैं, सो अगेन यूनियन लिस्ट। तो इसका आंसर होगा बी पार्ट, दैट इज यूनियन लिस्ट, ठीक है। तो एक बार ये तीनों के आंसर्स भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद 10th डिस्कस करेंगे। सो यस, देखो 7th का डी पार्ट ए बी एंड सी, क्वेश्चन 8th का ए पार्ट कांशीराम, क्वेश्चन 9th का बी पार्ट यूनियन लिस्ट, ठीक है। अब 10th देखते हैं, 10th क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन ये कहता है, neglect of our environment has led to the destruction and extinction of many species of animals, plants and life. Yes, this is true. ये जो स्टेटमेंट है आपकी, ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। डिक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर एरिया इज मेजर रीजन फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पीशीज, ये भी ट्रू है एंड दिस इज द रीजन ऑफ असर्शन। सो इसका आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है, समझ आया। अब 11 देखते हैं, इंडिया इज अ फेडरेशन, यस इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। पावर रिसाइड्स विद सेंट्रल अथॉरिटी, नहीं पावर रिसाइड नहीं करती सेंट्रल अथॉरिटी में, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो 10th का भी ए है, 11th का भी ए है। एक बार आंसर शीट में देखते हैं कैसे परफॉर्म किया हुआ है। 10th का ए पार्ट, बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब देख रहे हो मेरा नेक्स्ट पेज पे भी आंसर है, तो मैंने लिखा है PTO, प्लीज टर्न ओवर,
ठीक है। सो एंड 11th का डी पार्ट था बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो यहाँ पे गलती है, यहाँ पे गलत अटेम्प्ट किया हुआ है। बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। पावर रिसाइड्स विद सेंट्रल अथॉरिटी, नो, पावर शेयर करी गई है। एंड यस, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। तो यहाँ पे टीचर क्या करेगी, जैसे टीचर आपका ये आंसर देखेगी वो डेफिनेटली उसको रेड पेन से गलत कर देगी और यहाँ पे आपका 0 मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर? बाकी सारे के अभी के सारे सही मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। स्टेट व्हाट इज ट्रू सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इन द फेडरल सिस्टम। तो आपने बताना है क्या सच है रिगार्डिंग द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इन फेडरल सिस्टम। स्टेट्स हैव नो फाइनेंशियल पावर और इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेट्स की अपनी फाइनेंशियल पावर्स है और रेवेन्यू है। स्टेट आर डिपेंडेंट ऑन रेवेन्यू और फंड्स ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, नो, स्टेट किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो किस गवर्नमेंट को कहाँ से रेवेन्यू आएगा ये क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन्ड है, टू मेक श्योर कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बनी रहे। स्टेट हैव नो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं, ये सी में ही क्लियर हो रहा है कि हर स्टेट की अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। तो क्वेश्चन 12 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन 12 का आंसर है सी पार्ट। ठीक है, तो आंसर शीट में भी हमने लिखा है 12 का सी पार्ट, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब 13th की बात करते हैं। लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 13th। Consider the following statement about bauxite. From bauxite, a clay-like substance, alumina, is extracted. This is absolutely correct. Statement 1 is correct. Jharkhand is the largest bauxite producer of India. नहीं, ओडिशा जो है वो largest bauxite producer है इंडिया की। And Billeri Chitrudurga belt is famous bauxite reserve in India. No, it is an iron ore belt. ठीक है, फेमस आयरन ओर बेल्ट, तो ये भी गलत है। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, तो इसका ए पार्ट हो गया ओनली 1। ठीक है, 13th का देखो हमने बिल्कुल अच्छे से लिखा है, 13th का ए पार्ट ओनली 1। ठीक है, अब क्वेश्चन 14th की बात करते हैं। ठीक है, 14th की बात करते हैं। ये कैरिकेचर दिया हुआ है डेमोक्रेसी से रिलेटेड, व्हाट डज इट इलिस्ट्रेट? Democracy has to accommodate all the diverse demand for different section of society. Yes, यहाँ पे यही बताया हुआ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी की डिमांड्स है, तो यस डेमोक्रेसी को अकोमोडेट करना पड़ेगा द डाइवर्स नीड फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, समझ आया? गिव एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कोल, ग्राउंड वाटर है, क्रूड ऑयल नहीं है, कोल भी नहीं है, नेचुरल गैस भी नहीं है। Infant mortality rate refers to the number of children that die before the age of 1 year as a proportion to 1000 live births in that particular year. ये भी absolutely correct है क्वेश्चन 16th का ए पार्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है read the sources below and answer the question. What is the largest producing sector in 2003? ये है 2003 largest producing sector है, ये वाला है सबसे ज्यादा, and this is tertiary sector, और tertiary sector को service sector भी कहते हैं। So A part is the correct answer. Clear? A part is the correct answer. What is secondary sector? अब आपने secondary sector बताना है। Production of a good by exploiting natural resources? No. Activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing? Yes. Secondary sectors are those activities जिसमें हम natural product को change करते हैं in other forms through manufacturing process. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 पे मूव करते हैं। The following table shows the sources of credit for rural household in 2010. Money lender 30%, cooperative societies and commercial bank 27%, and 25% and other traders and relative etc. is 18%. ठीक है, on the basis of the above table answer the following question. ठीक है, अब आपने ये बताना है। मनी लेंडर्स की मैं बात करूं तो इनफॉर्मल सेक्टर हो गया। ठीक है, कोऑपरेटिव एंड सोसाइटीज एंड कमर्शियल बैंक की बात करूं तो ये हो गया आपका फॉर्मल सेक्टर, एंड अदर्स में जो आता है वो भी आपका हो गया इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, अदर्स में जो भी वो जो आता है वो भी हो गया आपका इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है,
तो 15 16th का ए पार्ट, 15th का ए पार्ट, 14th का ए पार्ट, 17th का ए पार्ट, 18th का बी पार्ट, बिल्कुल ऐसे ही अटेम्प्ट करना है. नाउ आई एम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज. तो मैंने यहाँ पीटीओ मेंशन किया है. क्लियर. एंड यहाँ पे शेयर पूछा गया व्हाट इज द. अब यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में एक गलती है. मैं क्वेश्चन में गलती बताती हूँ. इसमें जो क्वेश्चन है ना वो मिसिंग है. ठीक है. अब इसमें क्वेश्चन था व्हाट इज द शेयर ऑफ फॉर्मल सेक्टर. ठीक है. क्या था क्वेश्चन. व्हाट इज द शेयर ऑफ फॉर्मल सेक्टर. अब देखते हैं शेयर क्या है फॉर्मल सेक्टर का. क्या ये मनी लेंडर फॉर्मल सेक्टर है. नो, ये इनफॉर्मल सेक्टर है. ये है फॉर्मल सेक्टर और ये भी इनफॉर्मल सेक्टर है. तो ये है शेयर फॉर्मल सेक्टर का. तो आपने कुछ भी नहीं करना. 27 और 25 को ऐड कर देना है. ठीक है. 27 और 25 को ऐड कर देना है. दैट इज 52%. सो द शेयर ऑफ फॉर्मल सेक्टर इज 52%. सो क्वेश्चन 19 का आंसर है सी पार्ट. ठीक है. अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे. रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. द डेवलप्ड countries have gone through historic changes in the economic sector as the economic activities have gradually shifted from primary to secondary to tertiary sector. Now service sector has become the most important sector. The shifting of economic activity does not complete the elimination of previous sector, but the importance and dominance of next sector is increased. सो जो शिफ्टिंग है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रीवियस सेक्टर है क्या वो कंप्लीटली एलिमिनेट हुआ है. नहीं. इंपॉर्टेंस ऑफ नेक्स्ट सेक्टर इज इंक्रीज, या प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स हैज सब्सटैंशियली इंक्रीज, या प्राइमरी सेक्टर हैज इंक्रीज क्वांटिटेटिवली. तो इसका ये है कि जो इंपॉर्टेंस है वो नेक्स्ट सेक्टर की बढ़ गई है. तो आप देख रहे हो फिर क्वेश्चन नंबर 19 का सी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट. अब मैं शुरू कर रही हूँ सेक्शन सी. ठीक है. अभी तक हम कर रहे थे. अब मैं शुरू कर रही हूँ सेक्शन सी. और सेक्शन बी में जो आपके क्वेश्चंस है ना वो है आपके 2 मार्क्स के. वेरी शॉर्ट क्वेश्चन. कितने मार्क्स के हो गए. 2 मार्क्स के. तो क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू हुआ है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21 आपको कैसे दिया हुआ है. आई शो यू दिस. देखो अब आपका क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि ये मैप थॉरली रीड करो एंड मेंशन वन मेजर फ्रूट व्हिच इज कल्टीवेटेड इन हाइलाइटेड इंडियन स्टेट. ये हाइलाइटेड इंडियन स्टेट है. ये इंडियन स्टेट हाइलाइटेड जो है वो कौन सी स्टेट है. मेघालय. ठीक है. और मेघालय में क्या ग्रो होता है सबसे ज्यादा. पाइनएप्पल. ठीक है. क्या ग्रो होता है. पाइनएप्पल. तो आपने यही आंसर करना है. फिर क्वेश्चन 22 क्या होता है. मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम्स हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटिनी. आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय सेटिंग अप ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स एंड डैम्स. तो ये क्या आ गया. डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज डैम्स. दोनों के आंसर्स डिस्कस करते हैं. एक बार आंसर शीट में देखते हैं कैसे लिखे हुए हैं. सो यस, Meghalaya is one of the major pineapple producing state of India. It contributes 8% of total pineapple produced in India. मेन क्वेश्चन था वो हाईलाइटेड स्टेट कौन सी है. वो हाईलाइटेड स्टेट है मेघालय. तो मैंने मेघालय को अंडरलाइन कर दिया. ठीक है. और मैं सिर्फ पेंसिल से ही अंडरलाइन करूंगी. और क्या प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे. पाइनएप्पल प्रोड्यूस हो रहा है. तो यही 2 मेन क्वेश्चन पूछे थे. तो मैंने सिर्फ पूरे आंसर को अंडरलाइन नहीं करना, 2 मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है. फिर आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. प्रॉब्लम्स पूछी गई है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की. सो यस, प्रॉब्लम कॉज्ड बाय सेटिंग अप ऑफ मल्टी प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स आर regulating and damming of river affect their natural flow causing poor sediment flow. तो इसमें मेन पॉइंट क्या है कि डैम की वजह से जो नेचुरल फ्लो है वो अफेक्ट हो रहा है क्योंकि वहां पे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए हैं. तो उसको अंडरलाइन कर दिया. डैम से रिवर डिवाइड हो जाती है. डैम्स फ्रेगमेंट रिवर. तो सिर्फ पूरे पॉइंट्स नहीं अंडरलाइन करने, मेन कीवर्ड्स अंडरलाइन करने हैं. डिफिकल्टी फॉर एक्वेटिक फॉना टू माइग्रेट. ठीक है. डिफिकल्टी फॉर एक्वेटिक फॉना टू माइग्रेट. सबमर्जेंस ऑफ एग्जिस्टिंग वेजिटेशन. डिकम्पोजिशन ऑफ सॉइल. लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लार्ज कम्युनिटी. तो देख लो मैंने पूरा आंसर नहीं अंडरलाइन करना, मैंने सिर्फ मेन पॉइंट मेन कीवर्ड अंडरलाइन करना है. ठीक है. समझ आया. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के. नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस रीड करते हैं और फिर आंसर शीट पे आएंगे. तो एक्सप्लेन द 3 फैक्टर्स दैट आर क्रूशियल इन डिसाइडिंग द आउटकम्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन. तो हमने किसका डिस्क्राइब करना है. आउटकम्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन. इसके 3 फैक्टर्स बताने हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है स्टेट एनी 2 मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. डिस्टिंक्शन है, हमेशा टैबुलर फॉर्म में आएगा डिस्टिंक्शन. फिर इसके ऑप्शन में आता है व्हाट इज ग्राम सभा. डिस्क्राइब एनी 4 फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा. तो इन दोनों में से आपने कोई एक अटेम्प्ट करना है और हमने आंसर शीट में जो अटेम्प्ट किया है वो ये वाला क्वेश्चन किया है. ठीक है.
इसके बाद हमारा सेक्शन बी भी खत्म हो जाएगा. सो लेट्स रीड द आंसर और देखते हैं हमें इसमें क्या अंडरलाइन करना है. द 3 फैक्टर्स विच डिटरमाइन द आउटकम्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन आर. सबसे पहले लोगों का परसेप्शन ऑफ देयर आइडेंटिटी, पीपल परसेप्शन ऑफ देयर आइडेंटिटी. ठीक है, ये मेरा सब पॉइंट है तो पूरा सब पॉइंट अंडरलाइन करूंगी. सो when this is singular, the accommodation of other identities become difficult. ठीक है, अब मेरा सेकेंड सब पॉइंट क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटी बाय पॉलिटिकल लीडर. While representing a community, if politician raises demand that are constitutional, कौन सी डिमांड? constitutional demand, तो easy हो जाता है to accommodate those demand. अगर constitutional demand नहीं रेज करोगे तो वो बिल्कुल ही डिफिकल्ट हो जाएगा, मोनार्की नहीं लेके आनी. और तीसरा मेरा सब पॉइंट है द गवर्नमेंट्स रिएक्शन, की गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है. अगर डिमांड रीजनेबल है किसी भी कम्युनिटी की, ठीक है, इफ द रीजनेबल डिमांड, और वो सप्रेस कर देती है गवर्नमेंट. ठीक है, अगर कोई रीजनेबल डिमांड है और उसको गवर्नमेंट सप्रेस कर रही है, उस डिमांड को दबा रही है, तो उससे सोशल डिवीजन हो जाता है. इट लीड्स टू सोशल डिवीजन. और उससे क्या होगा? इंटीग्रिटी जो है, यूनिटी जो है कंट्री की, वो थ्रेटन हो सकती है, हार्म हो सकती है. ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर. सो कैन यू सी दैट मैंने इसको टैबुलर फॉर्म में किया है. ठीक है, 2 मार्क्स का है, मैंने फिर भी 3, मैंने देख रहे हो 2 मार्क्स की क्वेश्चन है, फिर भी 3 पॉइंट्स मेंशन किए. यहाँ पे तो पूछा ही 3 फैक्टर्स गया है. ठीक है, यहाँ पे भी मैंने 3 किए क्योंकि मैं एग्जाम्पल वाले को ऐसे काउंट नहीं करूंगी, तो इसलिए हमें 2 मार्क्स में भी 3 से 4 पॉइंट्स लिखने हैं, छोटे छोटे चाहे लिखो. ठीक है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है? इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म बिगर यूनिट. इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ आती है टू फॉर्म बिगर यूनिट. एग्जांपल यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड. एंड इसमें जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है, दे हैव अनइक्वल पावर्स. सब कुछ अंडरलाइन नहीं करना, मेन पार्ट अंडरलाइन करना है. और यहाँ पे देख रहे हो, इन दिस टाइप ऑफ फेडरेशन अ large country divide a power between constituent states and the national government. For example, India, Spain and Belgium. इसमें क्या होती है? unequal powers होती है. ठीक है, they usually have unequal powers. Clear? यहाँ पे ये समझ आया कैसे करना है. अब करते हैं नेक्स्ट सेक्शन सी पे मूव करते हैं. अब मैं सेक्शन सी की बात करूं तो आपके जो सेक्शन सी के क्वेश्चंस है वो सारे के सारे 3 मार्क्स के हैं. ठीक है, 3 मार्क्स के हैं. एक बार हम क्वेश्चंस रीड करते हैं, फिर हम आंसर शीट पे चलेंगे. डिस्कस इन ब्रीफ द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग कल्चर इन चाइना. तो चाइना में प्रिंट कल्चर कैसे डेवलप हुआ उसको डिस्क्राइब करना है. फिर ये आता है व्हाई इज इट नेसेसरी टू कंजर्व मिनरल. मिनरल को क्यों कंजर्व करना है. एंड 4 वेज बताओ टू कंजर्व मिनरल. कितने? 4. तो आपने 4 के 4 बताने हैं. ठीक है, और करके हाउ कुड आयरन मेक अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन द लाइफ ऑफ मैन, एक्सप्लेन इट विद 3 एग्जांपल. तो आप इन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करोगे. ठीक है, इसमें क्या बताना है? आयरन ने क्या रेवोल्यूशनरी चेंज लेके आया मैन की लाइफ में, और 3 एग्जांपल्स बताने हैं. ठीक है, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 27 में 2 अचीवमेंट और 2 डिफिकल्टीज बतानी है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इंडिया में. ठीक है, 28 क्या है? Why is democratic government called a legitimate government? Democratic government को legitimate government क्यों बोलते हैं? तो और फिर आता है क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें हमें पूरे ग्राफ को एनालाइज करना है. तो हम पहले इन सब के आंसर्स देख लेते हैं. ठीक है, बहुत आसानी से देखते हैं, बहुत अच्छे से मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है, आपने भी इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है. तो आते हैं सबसे पहले सेक्शन सी पे. तो एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना कि जो सेक्शन सी है आपका, सेक्शन सी के सारे आंसर्स आपके होंगे 3 मार्क्स के. और आप देख रहे हो 3 मार्क्स का तो मैंने 3 पॉइंट्स नहीं लिखे, मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं. तो ज्यादा से ज्यादा लिखना है आपने. ठीक है, कम नहीं लिखना. और इसमें पॉइंट्स भी अच्छे अच्छे होने चाहिए कि पेपर आपका भरा हुआ लगे. एसएसटी का पेपर तो लगना ही भरा हुआ चाहिए. ठीक है, अब ये था व्हाई डू वी कंजर्व, व्हाई शुड वी कंजर्व मिनरल्स, और 4 वेज टू कंजर्व मिनरल्स आपने बताने हैं. ठीक है, सो मिनरल्स रिक्वायर मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म. मेन कीवर्ड क्या है कि भाई मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं उसको बनने में. ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है. ठीक है, इसके स्टॉक लिमिटेड है. अगर आप इसको कॉन्टिन्यूसली एक्सट्रैक्ट करोगे तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन बढ़ जाएगी. ठीक है, क्योंकि हमें वी हैव टू गो डीपर एंड डीपर इनसाइड द अर्थ टू एक्सट्रैक्ट इट. ठीक है, और मिनरल्स जो है उसकी क्वालिटी लो भी हो सकती है. जितनी नीचे जाओगे उतनी लो क्वालिटी आपको मिलेगी. सो कैन यू सी कि मैंने सिर्फ मेन कीवर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, सब कुछ अंडरलाइन नहीं किया है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
a concerned efforts has to be made in all, ये था basically how to conserve minerals. तो आप यहाँ पे एक opening line भी लिख सकते हो, इसी के next line में लिखना, ठीक है, various methods, क्या लिखोगे, various methods to conserve minerals are, ठीक है, मिनरल्स को कंजर्व करने के और मेथड्स क्या है, ठीक है, समझ आया। एक तो कंसर्न एफर्ट्स लगाने चाहिए तुम, ठीक है, तो दैट हम मिनरल्स को यूज करें प्लान्ड और सस्टेनेबल मैनर में, ठीक है। दूसरा, हमें मिनरल्स के सब्स्टिट्यूट्स को यूज करना चाहिए ताकि मिनरल्स जो है वो सेव हो सके, ठीक है। हमें इम्प्रूव टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए टू यूज मिनरल लो, ताकि जो लो ग्रेड मिनरल्स है उसमें ज्यादा कॉस्टिंग ना लगे, ठीक है। हमें मिनरल्स को रिसाइकल करना चाहिए बाय यूजिंग स्क्रैप मेटल्स या फिर उनके सब्स्टिट्यूट्स को यूज करके, ठीक है। एंड वी शुड ऑल्सो टेक सम स्टेप्स टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर, ठीक है। सो देख रहे हो, सिर्फ मेन पॉइंट्स ही अंडरलाइन करने हैं। अब आता है क्वेश्चन 27, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट कल्चर इन चाइना। सिर्फ चाइना का एक्सप्लेन करना, जापान और कोरिया बीच में मत लाना, ठीक है। सो इन द बिगनिंग चाइना हैड अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग इन विच पेपर वाज रब्ड अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स। ये हो गया वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है। फिर 16th सेंचुरी में जो वॉल्यूम थी प्रिंट की वो एकदम इंक्रीज हो गई थी ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स जो सिविल एग्जामिनेशन के लिए चाहिए होती थी, ठीक है। विद द ब्लूम इन अर्बन कल्चर, जैसे जैसे अर्बन कल्चर डेवलप हुआ 17th सेंचुरी में, ठीक है, वंस अगेन जो यूज है प्रिंटिंग मटेरियल का वो भी बढ़ गया। एंड लेटर ऑन चाइना ने क्या किया, ग्रेजुअली मूव फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। देख रहे हो, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन कर दी है, कुछ बकवास अंडरलाइन मत करना, सिर्फ सारे पूरे बड़े बड़े आंसर अंडरलाइन मत करना, सिर्फ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अंडरलाइन करना। क्लियर, समझ आया। फिर उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 27 था जिसमें बताया गया था कि आपने अचीवमेंट बतानी है, किसकी अचीवमेंट और डिफिकल्टीज बतानी है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। अब आप ये देख रहे हो, अगेन ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, लेकिन मैंने 2 अचीवमेंट और 2 डिफिकल्टीज बताई है, 4 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। सो सबसे पहले मैं अचीवमेंट बता रही हूँ, आप ये अचीवमेंट ऐसे भी लिख सकते हो या फिर अचीवमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी लिख सकते हो और उसको अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। So local self-government makes it possible for the people at the local level to directly participate in decision making. This helps to inculcate a habit of democratic representation. Thus, constitutional status for local government has helped to deepen democracy in our country. तो मेन क्या है कि लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, हमारी रिप्रेजेंटेटर्स लीड कर रहे हैं और उससे डेमोक्रेसी और बेटर हो रही है। तो मेन पॉइंट्स अंडरलाइन करें, टीचर ने ये देखे, सीधे 1 मार्क फुल, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज वुमेन्स वॉइस एंड रिप्रेजेंटेशन इन आवर डेमोक्रेसी। तो वुमेन की वॉइस और रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी में पढ़ रही है, मैं ये सिर्फ अंडरलाइन वर्ड देख के गेस कर सकती हूँ। तो यहाँ पे आपने दोनों अचीवमेंट लिखी, ठीक है, तो आपको अचीवमेंट के फुल मार्क्स देगी टीचर, ठीक है। अब आते हैं डिफिकल्टीज ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। व्हाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुसियास्टिकली, ग्राम सभाज आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। तो ग्राम सभा के इलेक्शंस जो होते हैं वो नॉट हेल्ड रेगुलरली, तो ये इतनी ही डिफिकल्टी है और इसमें पूरा आंसर रीड करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स टू लोकल गवर्नमेंट नॉर हैव दे गिवन एडिक्वेट रिसोर्सेज। अब आप ये देख रहे हो, जो मैंने अंडरलाइन किया ना उसी से मुझे पूरा मतलब समझ आ जाएगा मेरे आंसर का, मुझे ये आसपास की अनअंडरलाइंड चीजें देखने की जरूरत नहीं है। तो चेकर खुश होके सीधा फुल मार्क्स आपको देगी, तो आपने इसको ऐसे ही करना है। तो अब समझो आपको अंडरलाइन करना कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, डायरेक्टली पार्टिसिपेट, तो इससे पता लग रहा है कि ये आप बोलना चाह रहे हो कि लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेटिव लीड करते हैं, हमारी डेमोक्रेसी बेटर होती है, वुमेन की वॉइस इंक्रीज हो गई है, रिप्रेजेंटेशन वुमेन की बढ़ गई है, ग्राम सभा के इलेक्शंस रेगुलरली नहीं होते, सिग्निफिकेंट पावर्स नहीं है लोकल गवर्नमेंट के पास या फिर उनके पास एडुकेट रिसोर्सेज नहीं है। ये सिर्फ मैं अंडरलाइंड वर्ड से समझ सकती हूँ, तो आपने इनको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। क्लियर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है।
वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज नोन एज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट कैसे है, ठीक है. सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, दैट इज वाई देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है. पीपल विश टू बी रूल्ड बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम, ठीक है. दे ऑल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज सूटेबल फॉर द कंट्री, ठीक है. डेमोक्रेसी हैज द एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट विच इटसेल्फ इज एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ठीक है. इट प्रोवाइड्स पीपल द ऑप्शन टू चूज देयर ओन रूलर्स. तो आपने सिर्फ मेन चीज़ों को अंडरलाइन करना है, फालतू चीज़ों को अंडरलाइन नहीं करना. ये बात मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, ठीक है. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 29. अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 29 का हमें ग्राफ एनालाइज करना है, तो एक बार हम ग्राफ एनालाइज करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का. Analyze the graph properly and answer the following question. What are the conclusions you can derive from primary and secondary sector? देखो ये 2000 का है ग्राफ और ये 2013 का है. तो 2000 से 2013 जाते जाते जो प्राइमरी सेक्टर है वो डिक्रीज हो गया है, ठीक है. सेकेंडरी सेक्टर भी थोड़ा डिक्रीज हो गया है और टर्शरी सेक्टर काफी ज्यादा बढ़ गया. तो ये है मेरा कंक्लूजन. और आपने स्टेट करना है द रीजन विच सपोर्ट द इंक्रीजिंग रोल ऑफ टर्शरी सेक्टर इन जीडीपी. तो टर्शरी सेक्टर का जीडीपी में रोल क्यों इंक्रीज हो रहा है वो हमने पढ़ना है. ये लास्ट क्वेश्चन है आपके इसका सेक्शन सी का. अगेन ये देख लो 3 मार्क्स का है, लेकिन इसका ए पार्ट भी है, बी पार्ट भी है और बी के मैंने 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है. सो ए पार्ट हमने पढ़ा था, क्या कंक्लूजन था कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डिक्रीज हो रहा है और टर्शरी सेक्टर इंक्रीज हो रहा है. सो द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर इन इंडिया हैज डिक्रीज्ड. क्या डिक्रीज हुआ है? शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर हैज डिक्रीज्ड इन अ सिग्निफिकेंट मैनर. तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से अंडरलाइन करना है. अब बी पार्ट पूछी गई थी टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है जीडीपी में. ये सेक्टर जो है हमें बेसिक सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे हॉस्पिटल्स, एजुकेशन. सारे में एग्जाम्पल्स अंडरलाइन नहीं कर रही, सिर्फ 2 अंडरलाइन कर रही, जिससे पता लग जाए टीचर को कि हाँ ये एग्जाम्पल मैंने टर्शरी सेक्टर के दिया और ये सही है, ठीक है. तो हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पोस्ट, टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, बैंक, इंश्योरेंस सेक्टर विच आर दी बेसिक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. ये बहुत बेसिक है हमारी कंट्री को डेवलप करने के लिए. फिर सेकंड पार्ट आता है कि ये जो सेक्टर है ये हमें बेसिक सर्विसेज और भी प्रोवाइड करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया, स्टोरेज हो गया, एक्सेट्रा, जिससे एग्रीकल्चर की भी डेवलपमेंट हो रही है. एग्रीकल्चर को मैं प्राइमरी सेक्टर भी बोल रही हूँ और सेकेंडरी सेक्टर की भी डेवलपमेंट हो रही है. सिर्फ एग्रीकल्चर की नहीं, टर्शरी से प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की जो है डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सेक्शन डी. और सेक्शन डी की मैं बात करूं तो सेक्शन डी जो है आपका वो है 5 मार्क्स का, ठीक है. सेक्शन डी कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है. सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स के. अब मैं ये जो क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रही हूँ, 30, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस. ये एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 30 आप इग्नोर करो, ठीक है. अब आप ये देखो 5 मार्क्स में आपने लिखना कितना है. 31 क्वेश्चन मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है. और ये पूरा पेज 5 मार्क का है, ठीक है. ये तो आंसर नंबर 32 पूरा पेज 5 मार्क्स का है. आंसर नंबर 33 पूरा पेज 5 मार्क्स का है. समझ आया? सो देख रहे हो 5 मार्क्स में मेरे को पूरा पेज भरना है, पूरी शीट भरनी है. ये एग्जामिनेशन शीट में ही सॉल्व हुआ है, वाइड वाली, ठीक है. जो एग्जामिनेशन प्रॉपर शीट होती है उसी में सॉल्व हुआ है पेपर ये, ठीक है. अभी हम तीनों क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फिर हम आंसर शीट पे आएंगे. सो सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो आपका आउट ऑफ सिलेबस है. एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का है, ये आपने नहीं पढ़ना. क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है. अब इसका क्वेश्चन, इसका और पार्ट भी जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है क्योंकि एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन डिलीट हो चुका है, ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 31 है sexual division of labor is not based on biology but on social expectation and stereotypes. सपोर्ट द स्टेटमेंट. तो ये जो है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर वो बायोलॉजी पे बेस्ड नहीं है, वो स्टीरियोटाइप या सोशल एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड है. इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए अपने आंसर लिखो, ठीक है. फिर आता है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया विद रेफरेंस टू कॉटन इंडस्ट्री. तो आपने सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस बतानी है और एग्जाम्पल में कॉटन इंडस्ट्री देना है, ठीक है.
समझ आया? अब पेपर में मैंने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है, ये वाला डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32 आता है, डिस्क्राइब द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, व्हाई पॉलिटिकल पार्टी इज नेसेसरी, ठीक है। या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एक्सप्रेस देयर डिससैटिस्फैक्शन विद द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी टू परफॉर्म देयर फंक्शन वेल, एनालाइज द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट। तो ये डिसएडवांटेजेस लिखने हैं आपने। चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इसमें क्या आएगा, चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ये आपका लास्ट टॉपिक जो था जिसमें मसल पावर, डायनेस्टिक सक्सेशन, वो वाले पॉइंटर्स जो थे वो वाले एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। और मैंने पेपर में अटेम्प्ट किया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। फिर आता है, एक्सप्लेन एनी 5 फैसिलिटीज अवेलेबल इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो 5 फैसिलिटीज बतानी है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मिलती है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की। अब मैं अगर 20 की बात करूं तो ये जो क्वेश्चन है आपका आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि आपका जो ग्लोबलाइजेशन है वो पूरा नहीं आ रहा, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन जो है वो पूरा नहीं आ रहा, तो दिस क्वेश्चन इज अगेन आउट ऑफ सिलेबस। इसके और पार्ट में आता है, हाउ मार्केट्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड इन रीसेंट ईयर। ये हमने करना है कि मार्केट कैसे ट्रांसफॉर्म्ड हुई है रीसेंट ईयर्स में, ठीक है। तो ये तीनों 4 क्वेश्चंस आएंगे आपके सेक्शन टी में, 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 20 मार्क्स का ये हो जाएगा, ठीक है। जिसमें से अभी हमें आउट ऑफ सिलेबस भी मिला है, तो हमने वो वाला पार्ट अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है। सो क्वेश्चन 30 इज कम्प्लीटली आउट ऑफ सिलेबस। क्वेश्चन 31 ये था कि जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी, इट इज बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप, सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो मैंने यही ओपनिंग लाइन लिखी और आंसर शुरू किया। Boys and girls are brought up to believe that main responsibility of women is housework and bringing up of children। तो इसमें मैं अंडरलाइन ही क्या करूंगी, मैंने अंडरलाइन कर दिया कि लोग बिलीव मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन हाउसवर्क एंड ब्रिंगिंग अप ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। सो देयर इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन मोस्ट फैमिली वेयर women stay at home and men work outside to play the role of the breadwinner। तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर अंडरलाइन कर लिया, मोस्ट फैमिली अंडरलाइन कर लिया, वुमेन एट होम अंडर कर लिया, मेन वर्क आउटसाइड अंडरलाइन कर दिया। इन्हीं 4-5 वर्ड से मुझे पूरा पॉइंट समझ आ जाएगा। लिटरेसी रेट अंडरलाइन करना है, लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज 54% एंड 76% अमंग मैन। In studies, girls mostly perform better than boys, but they drop out simply because their parents prefer to spend their resources on sons' education. A small proportion of girls attend higher school। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया उसी से मुझे समझ आ जाएगा कि भाई मेरा ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। मुझे टीचर को या चेकर को पूरा पॉइंट रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। On an average, a woman work more than an average man every day, since much of her work is not paid, therefore often not valued. The Equal Wages Act provide equal wages for equal work, but in almost all areas of work, from sports to cinema, from factories to field, women are comparatively paid less। ठीक है, तो इतना अंडरलाइन करते ही मुझे पता लग जाएगा कि ये क्या बताना चाह रहा है, बिकॉज मेल शॉविनिस्ट बेंट ऑफ माइंड ऑफ सोसाइटी। फिर आता है, चाइल्ड सेक्स रेशियो इज वेरी लो, ठीक है। इन इंडिया द नेशनल एवरेज इज 914, सम प्लेसेस इट इज इवन लोअर बिकॉज पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन्स, सो दे गेट चाइल्ड गर्ल अबॉर्टेड, ठीक है। In urban areas too, women are not respected and unsafe even in their homes, being subjected to beating, harassment and other forms of domestic violence, ठीक है। And last is the role of women in politics in most society is minimal। तो देख लो पूरे पेज में मैंने सिर्फ इतना ही अंडरलाइन करना, पूरा नहीं करना, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी इन इंडिया, ठीक है। क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज नेसेसरी क्यों है इंडिया में, ठीक है। अब पॉलिटिकल मॉडर्न डेमोक्रेसी डज नॉट अंडरलाइन किया, सिर्फ एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स। If every elected representative is independent, then no one can make provisions of any major policy changes. The government may be formed, but its utility will remain uncertain. So without political party, utility will remain uncertain. Non-party based panchayat elections also create some problem. Clear? Ab rise of political party is directly linked with emergence of representative democracies. As society became larger and complicated, they also need agency to gather views on various issues and to present these to the government. Next आता है, political parties inform the people
about the working of the ruling party. They discuss the problems of the state, the working and the failure of the government, and give suggestions for the upliftment of the masses. देख रहे हो कितना अंडरलाइन किया है, सब कुछ अंडरलाइन नहीं किया हुआ. पॉलिटिकल पार्टी एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड masses. ठीक है. पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट. द एग्जीक्यूटिव बॉडी is formed by the people from the ruling party. Various political leaders are assigned different ministers to carry out the task of the government. तो ये जितने कीवर्ड्स थे मैंने सारे अंडरलाइन कर दिया है. इससे टीचर मेरा पूरा आंसर नहीं रीड करेगी, सिर्फ कीवर्ड्स रीड करेगी और कीवर्ड्स उसको अच्छे लगे और एप्रोप्रिएट लगे तो मेरे को फुल मार्क्स मिलेंगे. क्लियर? समझ आया कि नहीं? अब आता है आंसर 33. क्या था? क्वेश्चन नंबर 33 था हाउ मार्केट्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड. एक्सप्लेन. ठीक है कि मार्केट कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है. लेट्स रीड दिस. So markets have been transformed completely in recent years. This transformation has been largely brought about by globalization. तो किसकी वजह से हुई है? ग्लोबलाइजेशन. मैंने अंडरलाइन कर दिया. ठीक है. क्या अंडरलाइन किया मैंने? ग्लोबलाइजेशन. क्लियर? सी वेट सी ग्लोबलाइजेशन. Greater competition among producers has been advantageous to consumer, particularly the well-off section. Richer people enjoy improved quality and lower prices for several products and enjoy a higher standard of living. Standards of living here, the standard of living. We have a wide choice of goods and services before us. MNCs have increased their investment in India over the past 20 years in industries such as cell phones, automobiles, electronics, soft drinks, and fast food and services such as banking, thereby providing consumer with a vast variety of products. The latest model of digital cameras, mobile phones, and televisions made by leading manufacturers of the world are within our reach. Today, Indians are buying cars produced by nearly all the top companies in the world. Every season, new models of automobiles can be seen on Indian roads. A similar explosion of brands can be seen for many other goods, from shirts to television to processed fruit juices. Then, top Indian companies have benefited from competition. They have invested in newer technology and production methods indirectly, benefiting the consumer in the Indian market, who now enjoy much higher standard of living than ever before. तो देख लो कैसे अटेम्प्ट करना है. पूरा पेज 5 मार्कर में मैंने पूरा पेज भरा है. क्लियर? फिर आता है सेक्शन ई. अब सेक्शन ई की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन ई आती है आपकी केस स्टडीज और एक एक केस स्टडी 4 मार्क्स की है. तो पहले केस स्टडी रीड करते हैं फर्स्ट और इसके आंसर देखेंगे. महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915. As you know, he had come from South Africa, where he had successfully fought the racist regime with a novel method of mass agitation, which he called satyagraha. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, the physical force was not necessary to fight the oppressor. Without seeking vengeance or being aggressive, a satyagrahi could win the battle through non-violence. On 13 April, a large crowd gathered in enclosed ground of Jallianwala Bagh. Some came to protest against the government's new repressive measures. Others had come to attend the annual Baisakhi fair. Being from outside the city, many villagers were unaware of the martial law that had been imposed. Dyer entered the area, blocked the exit points, and opened fire on the crowd, killing hundreds. The movement started with middle class participation in the cities. Thousands of students left government controlled school colleges, headmasters and teachers resigned, and lawyers gave up their practices. The council elections were boycotted in most provinces except Madras. Okay? So, what do you mean by idea of satyagraha? It is not mentioned here. Idea of satyagraha है the need to search for the truth. पूरा explain करना है. यहाँ mention नहीं है. आपको आना चाहिए ये. By which episode most of the people gathered in Jallianwala Bagh? Rowlatt Act के बाद आए थे. ठीक है? समझ आया? But which movement was talking about in the paragraph? What does it mean? Here we are talking about the non-corporation Khilafat movement. ठीक है? So let's discuss the first case study. पहला question क्या था case study का? The idea of satyagraha. So the idea of satyagraha means the power of truth and the need to search for the truth.
ठीक है, अंडरलाइन कर दिया. इट ऑल्सो सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू, अगर सच्चाई के लिए लड़ रहे हो तो जो स्ट्रगल है अगेंस्ट इनजस्टिस में तुम्हें फिजिकल फोर्स जरूरी नहीं है टू फाइट विद द ऑप्रेसर. नेक्स्ट, कौन सा ऐसा एपिसोड हुआ था जिसकी वजह से लोग जिसकी वजह से लोग जलियांवाला बाग गैदर हुए थे? So Mahatma Gandhi in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act. तो किसके against proposed Rowlatt Act? It gave government repressive power and allowed detention of political prisoner without trial for 2 years. Due to this episode, most of the people gathered in Jallianwala Bagh. Clear? Next, the paragraph talks about the non-corporation Khilafat movement. It was started in January 1921. Various social groups participated in this movement, each with its own specific aspiration. All of them responded to the call of Swaraj, but the term meant different things to different people. पूरी केस स्टडीज में सिर्फ इतना पार्ट अंडरलाइन किया है जो बहुत जरूरी है, कीवर्ड्स अंडरलाइन किए हैं और इससे पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट केस स्टडी पढ़ते हैं और आपको पता होना चाहिए जो केस स्टडी है वो 4 मार्क्स की आएगी. ठीक है, अब ये केस स्टडी रीड करते हैं हम. 35. Yes. The exchange of goods among people, states and countries is referred to as trade. The market is the place where such exchange take place. Trade between two countries is called international trade. It may take place through sea, air or land routes. With local trade is carried in cities, towns and villages. State level trade is carried between 2 or more states. ठीक है? Advancement of international trade of a country is an index of its economic prosperity. It is therefore considered the economic barometer for a country. As the resources are space bound, no country can survive without international trade. Export and import are the component of trade. The balance of trade of a country is difference between its export and import. When the value of export exceeds the value of import, it is called favorable balance of trade. On the contrary, if the value of import exceeds the value of export, it is termed as unfavorable balance of trade. India has trade relation with all major trading blocs and all geographical region of the world. The commodities exported from India to other countries include gems and jewelries, chemicals, related products, agriculture and allied products, etc. The commodities imported to India include petroleum, crude and product, gems and jewelry, chemicals and related product, base metals, electronic item, machinery, agriculture and allied products. India has emerged as a software giant at the international level and it is earning large foreign exchange through the export of information technology. तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल ट्रेड? तो ये एज इट इज मेंशन्ड है. ठीक है, और समटाइम ट्रेड इज कैरिड बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, ये नहीं होगा क्योंकि ये होगा स्टेट ट्रेड. ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा. ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है, फर्स्ट इज इजी. व्हाट इज मेंट बाय फेवरेबल एंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये हमने यहाँ पे पढ़ा है. When the value of export exceeds the value of import, it is called favorable balance of trade, and on the contrary, if the value of import exceeds the value of export, it is known as unfavorable balance of trade. Next आता है, what are the commodities exported and imported? Exported और imported की बात कर रही हूँ. ठीक है, तो समझ आया. यहाँ पे मैं commodities exported from India, ये exported की बात हो रही है. Gems, jewelry, chemicals, related products, agriculture, allied product. ठीक है, समझ आया. एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑल्सो, इंडिया इज अ मेजर एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. क्लियर. अब बात होती है इम्पोर्टेड की. पेट्रोल, क्या हम इंडिया क्या इंपोर्ट कर रहे हैं? पेट्रोलियम, क्रूड एंड प्रोडक्ट्स, जेम्स, ज्वेलरी, केमिकल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट, बेस मेटल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मशीनरी, एलिड प्रोडक्ट. समझ आया, ये इंपोर्ट कर रहा है और ये एक्सपोर्ट कर रहा है, आपको इसमें पता लग गया. लेकिन अगर आपने चैप्टर ढंग से लिखा पढ़ा है ना, तो इसके परसेंटेज भी मेंशन्ड है. अगर आपको परसेंटेज याद होंगे वो भी लिख देना, टीचर और खुश हो जाएगी. नहीं भी याद होंगे तो इतना लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, मैंने यहाँ पे फिर भी मेंशन किए हैं कि क्या परसेंटेज है, एक बार हम रीड कर लेते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स. सबसे पहले क्या था? व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड? द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज रेफर टू एज ट्रेड. ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड. अब क्वेश्चन क्या था? इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, तो उसी के कीवर्ड को अंडरलाइन करना है. ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड. नाउ द बैलेंस ऑफ ट्रेड. व्हाट इज फेवरेबल एंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड? द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री is the difference between export and import. When the value of export exceeds the value of import, it is called favorable balance of trade.
When the value of import exceeds the value of export, it is unfavorable balance of trade. Clear? फिर नेक्स्ट थर्ड, इंडिया से क्या इंपोर्ट होता है क्या एक्सपोर्ट होता है, या तो एज इट इज उसमें से लिख देना, अगर परसेंटेज याद होंगे तो सबके आगे परसेंटेज लिख देना जैसे मैंने लिखी है, बट परसेंटेज नहीं भी लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. Among the commodities in export, the share of agriculture and elite product has been this, base metal has been this, gems and jewelry is this, chemicals and related product is this in 2016 to 17. ठीक है, ये क्या है, commodities in export, ये export होती है, ठीक है, एक्सपोर्ट होती है. The commodities imported to Indian include petroleum and crude products 22.4%, gems and jewelry 12.8%, chemicals and related products 9.76%, base metal 5.95%, electronic item 10.94%, machinery 8.9%, agriculture and elite products 5.8%. Clear? So this is how you have to answer. ठीक है, एक बार लास्ट केस स्टडी देखते हैं. जो आपकी लास्ट केस स्टडी है, here it is. A person holding money can easily exchange it for any commodity or services that he or she might want. Thus, everyone prefers to receive payment in money and then exchange the money for things that they want. Take the case of a shoe manufacturer. He wants to sell shoes in the market and buy wheat. The shoe manufacturer will first exchange shoes that he has produced for money and then exchange the money for wheat. Imagine how much more difficult it would be if the shoe manufacturer had to exchange shoes for wheat without the use of money. He would have to look for a wheat growing farmer who not only wants to sell wheat but also wants to buy the shoes in exchange. That is, both the parties have to agree to sell and buy each other commodities. This is known as double coincidence of want. What a person desires to sell is exactly what other wishes to buy. In a barter system where goods are directly exchanged without the use of money, double coincidence of want is an essential feature. Next, modern form of money includes currency, paper notes and coin. Unlike the things that we used as money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver and copper. And unlike grain and cattle, they are neither of everyday use. The modern currency is without any use of its own. Then why it is accepted as a medium of exchange? It is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of the country. The other forms in which people hold money is as deposits with bank. At a point of time, people need only some currency for their day-to-day needs. For instance, workers who receive their salaries at the end of each month have extra cash at the beginning of the month. What do people do with this extra cash? They deposit it with the banks or by opening a bank account in their name. Bank accepts the deposit and also pay an interest rate on the deposit. In this way, people's money is saved with the bank and it earns an interest. People also have the provision to withdraw the money as and when they require. Since the deposit in the bank accounts can be withdrawn on demand, these demands are called demand deposits. ठीक है? So in which system double coincidence of want is an essential feature? ये अभी हमने read भी किया है. I'll mark it for you. In barter system where goods are directly exchanged without the use of money, double coincidence of wants is an essential feature. Next, why are paper notes and currency accepted as a medium of exchange? The paper notes and currency is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of the country. Next आता है, why do people prefer demand deposits? अब क्यों prefer करते हैं? So people deposits the extra cash with the bank by opening an account in their name. Bank accept the deposit and also pay an interest rate on this deposits. In this way, people money is saved with the bank and it earns an interest. People also have the provision to withdraw the money as and when they require. Since deposit in the bank account can be withdrawn on demand, these deposits are called demand deposits. तो ये आपका हो गया केस स्टडी का आंसर 1, ये हो गया केस स्टडी का आंसर 2, ये हो गया केस स्टडी का आंसर 3. अब ये केस स्टडी में, पहले वाली केस स्टडी में दोनों के आंसर्स आपको मिल गए इसमें, लेकिन जैसे हमने महात्मा गांधी वाली पढ़ी सत्याग्रह वाली, उसका आंसर उसमें मेंशन नहीं था. सो मेक श्योर कि ये गलत फहमी में मत रहना कि हमेशा आपको आंसर केस स्टडी से मिल जाएगा. बोथ वेज केस स्टडीज आती है, तो आपको अच्छे से चैप्टर रीड करना है. ठीक है, छोटे छोटे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए. तो एक बार हम इसका आंसर रीड करते हैं. ठीक है, let's read the answer first. So in barter system double coincidence of want is an essential feature. तो barter system को underline कर दिया मैंने. Paper notes and currency are accepted as a medium of exchange because they are authorized by the government of the country. Third, people prefer demand deposit because demand deposit in the banks can be withdrawn on demand.
क्लियर। अब हम आते हैं मैप वर्क पे। ठीक है, मैप वर्क आपने करना मैप में है, बट मेक श्योर आप आंसर ऐसे लिख दो। पता है क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप आंसर ऐसे लिख दोगे ना, तो बाय एनी चांस अगर आपका मैप आपके पेपर से हट के मिसप्लेस हो गया ना, तो टीचर ये देख के मार्क्स दे सकती है। लेकिन अगर आपका मैप अटैच्ड भी है, ये आपने लिखा है और मैप में मार्क नहीं किया, तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप आंसर शीट में भी इसका आंसर लिखो और मैप में भी मार्क करो। बाय एनी चांस अगर मैप लॉस्ट हो सकता है और टीचर अच्छी हुई तो वो आपको यही देख के मार्क्स दे देगी। और अगर मैप अटैच्ड है, मैप में मार्क नहीं किया हुआ, सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो मेक श्योर कि आप इस चीज का ध्यान रखो। क्लियर, समझ आया? सो यस, लेट्स सी द मैप वर्क। Two places A and B have been marked on the given map of India. ये रहा मैप A और B मार्क कर रखा है। ठीक है, समझ आया? Let's solve this. इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट दिस प्लेस इन 1920। इस प्लेस पे इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था इन 1920। आपने मैप में लिखना है सिर्फ कैलकाटा। ठीक है, और आंसर शीट में कैसे लिखोगे? आंसर शीट में आपने लिखना है आंसर 37। ठीक है, आंसर 37 का ए पार्ट यू आर परफॉर्मिंग, और ए का भी ए पार्ट आप लिख रहे हो, तो दैट इज कैलकाटा। बिल्कुल ऐसे परफॉर्म करना है आपने आंसर शीट में। ठीक है, कैलकाटा। अब आता है बी पार्ट। बी पार्ट ये है द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ, तो दैट इज दांडी। तो ये यहाँ पे मार्क्ड है, इसलिए भी हमें कंफर्म है दांडी, और सॉल्ट लॉ ब्रेक हुआ था इसलिए भी मार्क्ड है, पता है हमें दांडी। और आंसर शीट में आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है दांडी। ठीक है, समझ आया? अब करते हैं बी पार्ट परफॉर्म। बी का फॉर ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल 3 ऑफ द फॉलोइंग। 3 करने हैं, मैं एक बार फिर भी सारे मार्क कर लेती हूँ, बट हम आंसर शीट में भी 3 करके आएंगे। अ कोल माइन इन तमिलनाडु, कोल माइन तमिलनाडु में। ठीक है, ये है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु में है आपका नेवेली। ठीक है, क्या है? नेवेली। और आप इसको कैसे करोगे? ये हो गया बी का फर्स्ट पार्ट, बिल्कुल ऐसे लिखोगे, क्वेश्चन 37 बी का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, समझ आया? और यहाँ पे आपने लिख दिया नेवेली। क्लियर। फिर आता है अ डैम बिल्ट ऑन रिवर चिनाब। ठीक है, यहाँ पे है सलाल डैम और रिवर चिनाब। ठीक है, तो आपने लिखा यहाँ पे सलाल डैम। क्लियर, व्हाट यू हैव रिटन सलाल डैम, ये कौन सा है? क्वेश्चन 37 का बी पार्ट आपने परफॉर्म किया और बी पार्ट का सेकंड। तो दिस इज हाउ यू हैव टू मार्क इट। ठीक है, और आंसर शीट में आपने लिखा सलाल डैम। क्लियर, सलाल डैम। अब आता है थर्ड पार्ट, अ लार्ज नेचुरल मेजर सी पोर्ट लोकेटेड एट आंध्र प्रदेश। यहाँ पे है मेजर सी पोर्ट लोकेटेड एट आंध्र प्रदेश। क्या है ये? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ विशाखापट्टनम। क्या है ये? विशाखापट्टनम। ठीक है, अभी यहाँ थोड़ी जगह कम है, आपने प्रॉपर लिखना है। क्वेश्चन 37 का बी पार्ट का थर्ड पार्ट यू आर परफॉर्मिंग। ठीक है, बिल्कुल ऐसे लिखोगे एंड दैट इज आंसर शीट में आपने लिखा विशाखापट्टनम। अब फोर्थ पार्ट आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने तीनों पार्ट कर लिए, 3 पार्ट करने कोई भी, बट फिर भी मैं फोर्थ पार्ट बता देती हूँ। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इज इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, सॉरी ये उत्तर प्रदेश नहीं है, सो दिस इज उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे ये रहा उत्तर प्रदेश आपका, ये रहा दिल्ली, और दिल्ली के पास हो गया नोएडा। तो दिस इज, वेट लेट मी मार्क इट प्रॉपरली ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। यस, यहाँ पे ये है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ये छोटा सा दिल्ली है, दिल्ली के अपोजिट मार्क करोगे। ठीक है, और ये हो गया आपका नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, क्वेश्चन 37 का बी का फोर्थ पार्ट। This is how you have to perform the map, and then you have to take this cutout of the map and you have to attach with your आंसर शीट। आपको ऑलरेडी कट आउट अलग से ही मिलेगा। क्लियर, दिस इज हाउ यू विल सॉल्व इट। और आंसर शीट में भी लिख देना, अगर बाय चांस आपका मैथ मिसप्लेस हो गया तो टीचर बहुत अच्छी हुई तो वो आपको मार्क्स दे देगी, नहीं अच्छी हुई तो फिर आपकी किस्मत, आपको उसके 0 मार्क्स मिलेंगे। सो आई होप आपको पता लग गया कि हमें एसएसटी का पेपर कैसे परफॉर्म करना है। एंड येस, नाउ वी आर कमिंग लाइव फॉर कंप्लीट मैप वर्क ऑन 5th March। ठीक है,
5 मार्च को 12 बजे वी आर कमिंग लाइव, जिसमें हम एसएसटी का पूरा मैप वर्क डिस्कस करने वाले हैं. सो मेक श्योर यू अटेंड दैट लाइव. उसमें बहुत सारी टिप्स बताऊंगी, बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे आपका पूरा का पूरा मैप वर्क रेडी हो गया. क्लियर? सो यस, आई विल बी मीटिंग यू गाइज सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय एवरीवन.